नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 21 जनवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। नेपाल चुनाव 2026 5 मार्च को मतदान। 165 सीटों के लिए 3,500 उम्मीदवार मैदान में उतरे। भारत रूस के शीर्ष विदेशी व्यापार भागीदारों में शामिल 2024-25 में व्यापार 68.7 अरब डॉलर तक पहुंचा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर अलर्ट। हालात काबू में करने के लिए लोक भवन की राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की अपील। ट्रंप सरकार 2.0 के 1 साल पूरे। वेनेजुएला पर नरमी के संकेत। ग्रीनलैंड और नाटो पर दिखी सख्ती। कनाडा के पीएम का बड़ा बयान। अमेरिकी वर्चस्व खत्म होने की कगार पर। टैरिफ को हथियार बना रहा अमेरिका। एसआईआर पर बंगाल में बवाल। कई जिलों में सड़क जाम। टायर जलाकर हुआ प्रदर्शन। जगन्नाथ मंदिर को निशाना बनाने की साजिश। सोशल मीडिया पर बम की धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। मदुरई मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। एलआईसी भवन में आग हादसा नहीं, महिला अधिकारी को जिंदा जलाकर की गई थी हत्या। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026। एनडीए की तैयारी तेज। पीएम मोदी 23 जनवरी से करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों का स्थापना दिवस आज। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। भाजपा अध्यक्ष बनते ही चुनावी मोड में आए नितिन नबीन। कई राज्यों के चुनाव प्रभारियों को किया नियुक्त। मुंबई में जाली दस्तावेजों से फ्लैट बेचने वाले 6 आरोपी पकड़े गए। 20 साल पुराना चोर भी दबोचा गया। बीएमसी मेयर पद पर बीजेपी शिवसेना में खींचतान जारी। 1 साल के लिए अड़े शिंदे। फैसला अब दिल्ली में। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत। हवा में सुधार से AQI आया 350 से नीचे। दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल पर हाईकोर्ट सख्त। 15 साल से नियम न बनने पर LG और सरकार को दिए निर्देश। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। MP के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट। फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। भोपाल में जेल से छूटा ईरानी गैंग का सरगना राजू ईरानी। बाहर आते ही मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया। बसंत पंचमी पर नमाज और पूजा का समय तय करने की मांग। दिग्विजय सिंह ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। ग्वालियर में नशे में युवक ने ट्रेन से कटकर जान देने की कोशिश की। आरपीएफ ने समय रहते बचाया। भागीरथपुरा में दूषित पानी की आपूर्ति मामले की जांच के लिए राज्य स्तरीय समिति बनी। 1 माह में देगी रिपोर्ट। भोपाल में 26 टन गौमांस मिलने के बाद बजरंग दल ने महापौर बंगले का घेराव किया और इस्तीफे की मांग की। संगठन का कहना है कि एसआईटी का गठन स्वागत योग्य है, लेकिन जिम्मेदारी तय होने तक आंदोलन जारी रहेगा। भोपाल में 26 टन गौमांस मिलने के मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों का विरोध तेज हो गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महापौर के सरकारी बंगले का घेराव करते हुए महापौर मालती राय के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बंगले के बाहर लगे पोस्टर फाड़े और नेम प्लेट पर कालिख पोती। बजरंग दल का आरोप है कि मामले में असलम चमड़ा सहित अन्य आरोपियों पर FIR और जमानत को लेकर कई सवाल हैं। संगठन का कहना है कि एसआईटी का गठन स्वागत योग्य है, लेकिन जिम्मेदारी तय होने तक आंदोलन जारी रहेगा। महापौर और नगर निगम कमिश्नर ने बिना परिषद में प्रस्ताव पारित किए उसको पास कर देते हैं। और अगर आप बोल रहे हो कि हमने भैंस काटने की अनुमति दी थी, अगर भैंस काटने की अनुमति दी थी तो गाय का सैंपल आ गया है, गाय काट दी गई है, तो नगर निगम और महापौर ने FIR क्यों नहीं करी असलम चमड़े पे? और कल असलम चमड़े को जमानत दे दी गई है। ऐसी क्या धारा उसके ऊपर लगाई थी? जब गाड़ी का कंटेनर पकड़ाया था, हमारे कार्यकर्ताओं ने कंटेनर पकड़ा, जब जांच के लिए नमूना गया, तो जब तक सैंपल का नहीं आया फाइनल डिसीजन, गाड़ी किसके कहने पे छोड़ी? कौन सा सिस्टम इसके पीछे है? इतना बड़ा कारोबार कोर ने फैला दिया, उन सब पे कार्रवाई मांगता है हिंदू समाज। एसआईटी की गठन कर दिया। एसआईटी का गठन किया, उसके लिए धन्यवाद है सरकार का। पर अभी हम यहाँ पर महापौर का इस्तीफा देने के लिए आए। महापौर इस्तीफा दे और नगर निगम शर्म करे। जांच कमेटी बन गई है, इसका सरकार के लिए धन्यवाद। हम सरकार पर हमारी ये मांग है कि नगर निगम की तरफ से जांच कमेटी बननी थी, वो नहीं बनी। इसीलिए हम
महापौर से इस्तीफा मांगने आए? नगर निगम शर्म करो, इसलिए हम बोल रहे हैं। क्या महापौर को पता नहीं था कि जिनके ऊपर जो मुसलमान गाय के प्रति कोई आस्था नहीं रखते हैं उनको आप टेंडर दे रही हो? पूरे नगर निगम। बीना में मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह के बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा विघटन और हिंदू विरोध की राजनीति करते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। बीना में आरएसएस और बीजेपी को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा विघटन और वर्ग संघर्ष की राजनीति करते हैं और लगातार हिंदू दर्शन, सनातन परंपरा और हिंदुस्तान का विरोध करते आए हैं। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर उन्होंने सनातन को बदनाम करने का काम किया। सारंग ने कहा कि पाकिस्तान परस्ती और हिंदू विरोध उनकी आदत में शामिल है। राम मंदिर और सांस्कृतिक नामों के विरोध का इतिहास देश जानता है। उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताया। दिग्विजय सिंह जी हर समय विघटन की, वर्ग संघर्ष की और सनातन के विरोध की बातें करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लगातार हिंदू दर्शन का, हिंदू मतावलंबियों का, हिंदू संतों का, सनातन का विरोध करने में उनको किस आनंद की प्राप्ति होती है। दिग्विजय सिंह जी पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं। वो जाकिर नायक को हीरो कहते हैं। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और अब तो हद हो गई, उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ सीधा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जिन्ना को जिन्ना जी कह रहे। ये पाकिस्तान परस्ती, आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत में शुमार हो गया है। उनका ये बयान आने के बाद भी कांग्रेस की तरफ से इसका खंडन नहीं आया। इसका मतलब ये कांग्रेस का क्या ऑफिशियल बयान है? वैसे हमें आश्चर्य इसलिए नहीं है कि ये वही कांग्रेस है जिसने राम मंदिर बनने का विरोध किया था। ये वही नेहरू परिवार के संरक्षण में पलने वाले कांग्रेसी हैं जिन्होंने हलफनामा देकर राम के अस्तित्व को ही चुनौती दी थी। दिग्विजय सिंह जी लगातार हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का विरोध करते आए। जिन्ना को जिन्ना जी कहकर निश्चित रूप से उन्होंने पाकिस्तान परस्ती को स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने पत्र भी लिखा है कि संस्कृति से जुड़े हुए यदि शहरों का नाम परिवर्तित हो रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, उसका भी वो विरोध कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, इटली के संस्कार में पलने वाली, बढ़ने वाली कांग्रेस क्या इस देश में संस्कृति को तार तार करना चाहती है? निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण भी है और शर्मनाक भी है। वो कह रहे हैं जिन्ना और सावरकर ने देश बांटा, बीजेपी सरकार तो मोहल्ले मोहल्ले बांट रही है। अब हिंदुओं के मोहल्ले अलग है, मुसलमानों के अलग। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जिन्ना को जिन्ना जी कहते हैं तो उनकी मानसिकता अपने आप पता लगती है। और वीर सावरकर जी जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व लगाया, ये कांग्रेसी उनकी कुर्बानी को क्या समझ पाएंगे? वीर सावरकर जी ने पूरा परिवार झोंक दिया इस देश की आजादी के लिए। उन जैसे महान क्रांतिकारियों का कांग्रेसियों के मुंह से नाम लेना भी पाप जैसा है। ये कांग्रेसी क्या समझेंगे? पर जिन्ना को जिन्ना जी कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी की मानसिकता हमें समझ में आ गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी आज फाइनल हियरिंग हो सकती है। हम तो पहले ही कह चुके हैं, हम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी आरक्षण देने के पक्ष में है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को उलझाने की कोशिश की थी। इंदौर की अन्नपूर्णा पुलिस ने कार किराए पर लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। 9 से अधिक लोग के साथ ठगी करने का आरोप है। पुलिस पूछताछ कर रही है और अन्य पीड़ित सामने आने की संभावना है। अन्नपूर्णा पुलिस ने कार किराए पर लेकर धोखाधड़ी करने वाले संजय करेरा को गिरफ्तार किया है। पीड़ित रविंद्र सिंह भदौरिया ने शिकायत दर्ज कराई कि संजय ने 2 महीने तक किराया देने के बाद कार किसी तीसरे व्यक्ति को दे दी और न तो किराया वापस किया न कार लौटाई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि संजय ने इस तरह 9 से अधिक लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। आरोपी हिरासत में है और पुलिस पूछताछ कर रही है। आशंका है कि जल्द और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं। ये फरियादी रविंद्र सिंह भदौरिया के तरफ से एक FIR हुई थी, जिसमें आरोपी संजय करेरा पिता अशोक करेरा निवासी सुदामा नगर के विरुद्ध धोखाधड़ी और एक्सटॉर्शन का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जिसका एक तरीका वारदात ये था कि आरोपी का कि ये जो फरियादी है और अन्य लोगों से ये नई नई गाड़ियाँ किराए पर लेता था और अच्छी किराया देने का झांसा दे करके शुरू के 1-2 महीने तक वो किराया देता था और उस गाड़ी को वो अन्य किसी व्यक्ति को किराए पर दे देता था। तो जो मूल जो फरियादी होता था, जिसका गाड़ी होती थी, उसको 1 या 2 महीने ही किराया देता था, बाद में उसको किराया देना बंद कर देता था। और जब 7 या 8 महीना तक उसको किराया नहीं मिलता तो फरियादी थक हार करके एक तरह से समझौता कर लेता था, अपनी गाड़ी वापस ले आता था और ये 7 या 8 महीने की अवधि का किराया अपने पास रख लेता था। इस तरीके से ये जो मूल कार मालिक के साथ धोखाधड़ी किया करता था। कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने? अभी तक तो 9 फरियादी सामने आए हैं और संभावना है कि कल और भी फरियादी सामने आएंगे। ये क्या कितनी गाड़ियाँ? अभी तो अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को अभी रक्षा में लिया गया। जैसे पूर्व के भी कोई रिकॉर्ड निकले? इसके विरुद्ध पूर्व भी 5 अपराध है, थाना राजेंद्र नगर, जोनी इंदौर, द्वारकापुरी आदि थाना क्षेत्रों में। सर, कारण क्या रहता था इसको इस तरीके की घटना को या धोखे में रखना लोगों को? इसका मुख्य उद्देश्य तो धोखाधड़ी करके अवैध रूप से लाभ अर्जित करना। अभी आरोपी हिरासत में है? हाँ, अभी पूछताछ कर रहे हैं आरोपी से। पूछताछ में कुछ बताया कि इस तरीके से घटना को स्वीकारा है। इंदौर BRTS हटाए जाने के बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर इंदौर में यातायात व्यवस्था में बदलाव की तैयारी। व्यस्त चौराहे पर पुलिस बल बढ़ेगा, अवैध पार्किंग हटेगी और पीक आवर्स में अतिरिक्त ट्रैफिक स्टाफ तैनात रहेगा। इंदौर में BRTS हटाए जाने को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद शहर की यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। कोर्ट के आदेश के तहत गठित उच्च स्तरीय समिति ने प्रमुख चौराहों पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव और अवैध पार्किंग पर मंथन किया है। इसके तहत व्यस्त चौराहों पर पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाएगी और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों के आसपास अवैध पार्किंग हटाने के लिए टोइंग की कार्रवाई तेज की जा रही है। पीक आवर्स में अतिरिक्त ट्रैफिक स्टाफ, वार्डन और प्रहरियों की तैनाती की जाएगी। BRTS में कल कलेक्टर महोदय और नगर निगम कमिश्नर सर और हम लोग उपस्थित थे। हाईकोर्ट द्वारा कलेक्टर सर और नगर निगम कमिश्नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है। कलेक्टर सर द्वारा और नगर निगम कमिश्नर सर द्वारा उस इंस्ट्रक्शंस का पालन किया जाएगा और बाकी ट्रैफिक को सुधारने के लिए भी हमारे DCP ट्रैफिक में उपस्थित था। उसके लिए भी माननीय हाईकोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिया है और एक कमेटी भी बनाया गया है। उस कमेटी के द्वारा और हमारे द्वारा ऑलरेडी बैठक हो चुकी है और इंदौर में ट्रैफिक का रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है उसके बारे में हम कमेटी के द्वारा और हमारे द्वारा उसमें डिटेल में एक मीटिंग भी हो चुका है। उनके सजेशंस क्या क्या आएगा कमेटी के द्वारा, उस सजेशंस का 100% पालन करने के लिए हम कोशिश करेंगे। सर, जैसे क्या कुछ हाईकोर्ट ने दिया है, कुछ किसका पालन करेंगे, मुख्य बातें क्या रहेंगी? हाईकोर्ट द्वारा और कमेटी द्वारा कुछ पॉइंट्स उसमें दिया गया था। एक पॉइंट्स में मुख्य चौराहा है, कहाँ पे ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा रहता है, वहाँ पे ट्रैफिक का पुलिस कर्मचारियों का प्रेजेंस बढ़ाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था और एनफोर्समेंट को भी बढ़ाने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया था। कहाँ पार्किंग एरिया नहीं है, वहाँ पे इलीगल पार्किंग कहाँ हो रहा है। फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशंस वगैरह है, वहाँ पे इलीगली पार्किंग हो जाती है बहुत सारे व्हीकल्स, उसके वजह से ट्रैफिक में बाधा हो जाती है। इस टाइप की इन्होंने 3-4 इंस्ट्रक्शंस हमको दिया गया। ऑलरेडी उस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग पालन कर ही रहे। कहाँ इलीगली पार्क हो रहे उस व्हीकल्स को, हमारे पास कितने टोइंग व्हीकल्स है उतने के टोइंग व्हीकल्स से हम लोग उसको टो करके और उसको एरियाज़ को हम लोग क्लियर करते आ रहे। एनफोर्समेंट आप देख सकते हो, आज से हम लोगों ने डबल फोल्ड में हम लोगों ने बढ़ चुका है और बाकी प्रेजेंस को लेके हम लोग काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं। कहाँ इंपॉर्टेंट चौराहा है, पीक आवर्स में हम लोग ट्रैफिक कर्मचारी को वहाँ पे स्टेशन भी करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारा ट्रैफिक वार्डन है और ट्रैफिक प्रहरीज है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए और इसको और अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए हम कोशिश करेंगे। BRTS को लेकर क्या कुछ
कुछ दिया BRTS को लेकर? BRTS को कलेक्टर और नगर निगम सर को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, उसमें ट्रैफिक का पुलिस को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। भोपाल में नकली पुलिसकर्मी बनकर फ्लैट में लूटपाट करने वाले 6 कॉलेज छात्र गिरफ्तार। 4 युवकों को बंधक बनाने और मारपीट करने के आरोप में सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। भोपाल में नकली पुलिसकर्मी बनकर फ्लैट में लूटपाट और अपहरण जैसी वारदात करने वाले 6 कॉलेज छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। 11 जनवरी को आरोपियों ने फ्लैट में 4 युवकों को बंधक बनाया और मारपीट की। बाद में उन्हें मिसरोद 11 मील बाईपास पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों की मदद से सभी आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सभी दोस्त मिलकर वारदात की योजना बना रहे थे। आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। ये दिनांक 13/1/26 को जो फरियादी राहुल गुप्ता हैं, ये लाजपत नगर पर रहते हैं। इन्होंने रिपोर्ट किया था कि हम लोग जब करीब 7 बजे हमारे फ्लैट पे हम 3-4 लड़के बैठे हुए थे, कभी अचानक 5-6 लोग इनके पास आए थे। इन्होंने इनको पुलिस का भय दिखाकर इनसे एक्सटॉर्शन किया था और करीब 50 से 55 हज़ार रुपये ले गए थे और एक अंगूठी और 4 मोबाइल ले लिए थे। और राशि प्राप्त करने के लिए इनको फिर गाड़ी में बिठा के ले गए। फरियादी पक्ष ने बोला कि हमारा रिश्तेदार पैसे लेके आ रहा है बाहर से। जैसे ही वो रिश्तेदार आया पैसे लेके, उसने कुछ इनसे सवाल जवाब करे तो ये सारे भाग गए थे। इस पर हमने पहले पूर्व में 4 आरोपी इसमें विनायक, जाकिर, ऋषभ और अमन को गिरफ्तार किया था। इसमें 2 आरोपी फरार चल रहे थे, अल्ताफ़ और अरशद। उनको भी आज हमने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। इसमें जो पैसे उन्होंने लिए थे उसके बारे में और जो अंगूठी और एक मोबाइल नहीं मिल रहा है उसके संबंध में हम पूछताछ कर रहे हैं और अगर नहीं मिलेंगे तो फिर इसको हम न्यायालय पेश करके PR लेकर बरामदगी करेंगे। जो ये आरोपी हैं, ये पुलिसकर्मी बनकर गए थे इस फ्लैट में? हाँ, पुलिसकर्मी गए थे और उन्हें पुलिस का ही भय दिखाकर इनसे एक्सटॉर्शन किया था। उसी पद से हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और अपराध पंजीबद्ध में हमने एक्सटॉर्शन की धारा और जो किसी भी व्यक्ति का पितृपण करना वो धारा और षड्यंत्र की धारा लगाई थी। लोग आदतन अपराधी हैं या कोई और? इसमें एक का तो अपराध रिकॉर्ड है जाकिर का, बाकी अन्य के रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं अभी। क्या करते हैं ये आरोपी में? ये कुछ एक ट्रेवल्स का काम करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं और कुछ अपना ऐसे ही बिजनेस करते हैं। छात्र भी हैं क्या इसमें? एक इसमें छात्र भी है। क्या आइडिया था इनका? इनको कैसे पता था कि फ्लैट में ये जा रहे हैं? क्या किसी का डर नहीं था कि फ्लैट में जो लोग हैं वो पूछताछ? इनको किसी ने सूचना दे दी थी कि ये फ्लैट में कुछ ऐसा अवैधानिक काम हो रहा है, तो उसी सूचना पे ये गए थे। सर, ये नारकोटिक्स वाले बन के गए थे कि हम आपको NDPS में फंसा देंगे? इन्होंने ये भी धमकी दी थी कि हम तुम लोगों को गांजा रखे, गांजे की कार्रवाई कर देंगे। क्या उस फ्लैट में कुछ ऐसी गतिविधियां अवैध चल रही थी? अभी तो हम लोग क्या है, ये जो अपराध कायम कराया है फरियादी पक्ष है, बाकी हम इस पहलू पे भी जांच कर रहे हैं कि क्या ये कुछ ऐसा गलत काम कर रहे थे जिस गलत काम के कारण ये लोग वहाँ पहुँचे थे। एक नया ट्रेंड है कि ऐसे अगर फ्लैट में कुछ दोस्त इकट्ठे हैं तो इनको ये आइडिया कहाँ से आया है? जो आरोपी हैं, आरोपी को किसी ने सूचना दे दी थी, हो सकता है वो फरियादी के पक्ष से किसी ने सूचना दी हो या कोई उनका दोस्त इनसे जुड़ा हुआ हो। ये भी जांच कर रहे हैं। इससे पहले का कोई क्रिमिनल? नहीं, इससे वाला रिकॉर्ड एक जानकारी मिल रही है कि इनके कुछ मुखबिर तंत्र सक्रिय हैं जो इनको ऐसी सूचना देते हैं कि इस फ्लैट में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है, इस पर भी हम लोग विवेचना करेंगे। इंदौर पुलिस ने खुद पर सख्ती शुरू कर दी है। अब बिना हेलमेट या यातायात नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मी भी चालान के दायरे में आएंगे। अधिकारियों का कहना है कि कानून का पालन सबके लिए बराबर होना चाहिए। इंदौर में यातायात नियमों को लेकर पुलिस विभाग ने खुद पर भी सख्ती शुरू कर दी है। अभियान के तहत अब तक 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों पर बिना हेलमेट और नियम उल्लंघन को लेकर चालानी कार्रवाई की जा चुकी है। नई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट कार्यालय या ड्यूटी पर पहुंचता है तो उस पर भी चालान होगा। दोपहिया वाहन पर 3 सवारी या अन्य यातायात नियम तोड़ने पर भी कार्रवाई तय है। अधिकारियों का कहना है कि जब पुलिस खुद नियमों का पालन करेगी तभी जनता में सही संदेश जाएगा। इंदौर की सड़कों पर अब कानून सबके लिए बराबर है। इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक को सुगम और सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार प्रयास कर ही रहे। इसी तरह हम लोगों ने पिछले 4 महीनों से पब्लिक को अवेयर करने का, जागरूक करने का कार्यक्रम कर ही रहे थे। आज से हम लोग थोड़ा एनफोर्समेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आज से हम लोग मुख्य चौराहों पे, आज हम लोगों ने पलाशिया चौराहा पे एक बृहद स्तर पर अभियान के रूप में आज हम लोगों ने एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक लगभग सुबह 2 घंटे से अभी तक 600 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने बिना हेलमेट और लाइसेंस ना होने के
वजह से उनके खिलाफ हम लोगों ने 600 चालानी कार्रवाई कर ली है। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने आज 200 हेलमेट्स को गरीब लोगों को किनको हेलमेट खरीदने के लिए क्षमता नहीं है उन जैसे लोगों को भी हम लोगों ने आज 200 से ज़्यादा हेलमेट को वितरण किया है। लगभग हम लोगों ने पिछले 3-4 महीने में 2000 से ज़्यादा निःशुल्क रूप में लोगों के सहयोग के साथ हम लोगों ने मिलकर आज टोटल 2000 से ज़्यादा हेलमेट को हम लोगों ने वितरित किया। उसके साथ ही साथ हमारा ट्रैफिक पुलिस के तरफ से एक रथ 2 रथ भी आज से चल रहे हैं, शहरों में कोने कोने में जाएगा, पब्लिक को अवेयर भी करेंगे। और आज से हम लोग बृहद स्तर पर चालानी कार्रवाई का भी हम लोगों ने ड्राइव चला रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। सर धक्का मुक्की भी हुई है, कुछ विवाद भी सामने आया है, कोई महिला रोती हुई गई? नहीं, हेलमेट बिना हेलमेट या बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना ये कानूनात्मक एक उल्लंघन है। एमवी एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ कानूनात्मक और विधिवत कार्रवाई हो जाएगा। कोई भी 2 व्हीलर की राइडर बिना हेलमेट नहीं गाड़ी चलाते हैं तो उनके खिलाफ हम लोगों को कानूनात्मक कार्रवाई करने का हमारे पास वो पावर है और उसी पावर के अंदर ही हम लोगों ने चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। सर कोई डबल चालान के लिए भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है कि जो 2 बार अगर बाद में पकड़ाते तो उनके ऊपर डबल फाइन किया जाएगा? इसमें हम लोगों ने एक डिफरेंट प्लान कर रहे हैं। कौन व्यक्ति बिना हेलमेट या बिना लाइसेंस या ड्रिंक एंड ड्राइव की या रोड रेज या रैश ड्राइविंग वगैरह इस टाइप की मल्टीपल वायलेशंस कोई भी आदमी करता है उनके बारे में हम लोगों को सूची मिलता है। उस टाइप के लोगों को हम लोग चिन्हित करके उनकी लाइसेंस को निरस्त करने के लिए सस्पेंशन ऑफ द लाइसेंस करके एक क्लॉज आते हैं। उनके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने मल्टीपल वायलेशन करने वालों के खिलाफ ऑलरेडी आरटीओ को हम लोगों ने भेज चुके हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई भी आरटीओ के स्तर पर हो भी रहा है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।